आज पीवाईक्यू का नया प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं हम। पीवाईक्यू पावर से क्या समझ रहे हो आप? इट्स अ प्रोग्राम ऑफ राइटिंग आंसर इन एग्जाम रियलिटी मोड, इसलिए मेरे को वो सिंसियरिटी रिक्वायर्ड है कि आप जैसे एग्जाम में करोगे ना वही परफॉर्म करना है आपको, उसी टाइमलाइन में, उसी एटीट्यूड से। इसीलिए नोटबुक भी आप जो यूज करोगे, दोनों साइड मार्जिन होगी, जैसे यूपीएससी में आता है ना। पता नहीं आप लोग अपनी तैयारियों के लिए कितना सिंसियर हो। मैं बहुत सीरियस हूँ, जो बच्चा करना चाहता है उसके लिए तो उसी एफर्ट से काम करना है आपको। आप लाइटली नहीं ले सकते इसको, क्योंकि जो आज काम यहाँ पे करोगे उस दिन वही वैसे बिहेव करोगे आप। तो हर एक काम को बहुत माइन्यूटली करना है। अभी बच्चे मेंस देख के आए हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी कई बार कुछ ना ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने कुछ लैक किया होता है। तो वो नहीं करना है, यहाँ पे स्कोप नहीं है गलती का। जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, जिस टॉप पोस्ट के लिए हम कर रहे हैं, उसके लिए हमें सिंसियर होना ही पड़ेगा। तो आप ये मत सोचना बिल्कुल लाइटली काम कर लेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल तरीके से करेंगे। हाँ, वो प्रोसेस कैसे होना है वो सब मैं हेल्प करूंगा उसके लिए। उसमें हमेशा खड़ा हो, सिंसियरिटी में तुम गड़बड़ी नहीं कर सकते। सिंसियर तुम्हें होना ही पड़ेगा, उस तरीके से काम करना पड़ेगा, है ना। बाकी कैसे आंसर को इवोल्व करना है, बिल्कुल बेसिक से। पहला बैच हो गया है इसका, वो बच्चे मेंस दे रहे थे, उनके साथ अलग ट्यूनिंग थी, उनको फास्ट करवाना था। यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा डेवलप करना। तो यहाँ मैं थोड़ा स्लो चलूंगा आपके पेस के अकॉर्डिंग, यानी कि आपको आंसर डेवलप करना भी सिखाऊंगा कैसे करना है। ठीक है, भले ही हम जरूरी नहीं 6-7 क्वेश्चन कर ले, भले 4-5 करें, पर आप आंसर डेवलप करना सीख जाओगे। वो पर्पस है मेरा। ठीक है, एथिक्स का है आज का टेस्ट 1 है। एथिक्स का पेपर 4 से स्टार्ट किया मैंने, फिर पेपर 1 लेंगे, ऐसे सारे पेपर कवर करेंगे। टेस्ट 1 के टॉपिक्स आपको मैंने बता दिए थे, शेड्यूल दे रखा है सबको। शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, कोई भी डेट मिस नहीं करेंगे, सिंसियर से सारे कवर करेंगे हम। दिसंबर तक मैं सारा रेडी कराऊंगा, चारों 1 2 3 4 आपका पेपर। एथिक्स, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ, ह्यूमन वैल्यूज, मोरालिटी, वैल्यूज, ये सब टॉपिक है जो आज हम कवर करेंगे, जिनके बेसिस पे आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे हम यूपीएससी के, मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दूंगा, मॉडल आंसर भी दूंगा उसके। और 4 से 5 या कभी 6 क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेंगे। बाकी आप घर जाके प्रैक्टिस करोगे, मॉडल आंसर उसके है आपके पास, कोई इशू आएगा मेरे से डिस्कस करोगे। पर टॉपिक ये सारा आज कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम इतना ही कर पाएंगे। आपको पता चलेगा कि इतना कम टाइम है हमारे पास कि हम इतने टॉपिक्स को बस एक ही दिन दे पा रहे हैं। कल आपका दूसरा टॉपिक का टेस्ट है, तो उस फास्ट पेस से आप काम करोगे। क्योंकि जब हमारे पास कोई टारगेट होता है ना, तब हम जल्दी, हमारा दिमाग तेज काम करता है, नहीं तो हम बहुत लिथार्जी हो जाते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं। तो वो टारगेट बेस्ड अप्रोच रखनी है 3 महीने में आने वाले, ठीक है। जो कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी चली जाएगा, 4 महीने लगेंगे लगभग। चलो भाई, रेडी हो फिर? ख्याति, करें स्टार्ट? शाबाश। इसमें एथिक्स में जो थ्योरी वाला पार्ट आता है, तो उसमें आपके 13 क्वेश्चन आते हैं, और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। तो इसमें हर क्वेश्चन को 10 मार्क्स के हिसाब से आपको लिखना है, और 10 मार्क्स के लिए यूपीएससी में 7 मिनट्स मिलती है। जो जो क्वेश्चन नंबर मैं बोलूंगा वो आप करोगे। पहले मैं क्वेश्चन बोलूंगा आपको, आप वो क्वेश्चन करोगे, फिर मैं उसका मॉडल आंसर डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, और टाइम बाउंड में लिखोगे आप, जो आपको आता है आप लिखोगे टाइम बाउंड मैनर में। कौन, कॉपी खोल लो अपनी, हाँ, इस पे लिखो। पहला पेज खाली छोड़ देना अपनी कॉपी का, सेकंड पेज का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैव टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट इट। दलाई लामा, व्हाट डज दिस कोट मीन टू यू? 10 मार्क्स, 7 मिनट, स्टार्ट। टाइमर लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे। करो, चलो। पहले सोचो कि क्वेश्चन क्या कह रहा था, है ना। जो हमने कल क्लास ली थी, एक पहली क्लास मैंने बेसिक क्लास ली है, आपको उसका लिंक भेज दूंगा यूट्यूब पे, कल परसों देख लेना। वो बहुत जरूरी क्लास थी, परसों हुई थी ना। उसमें मैंने बताया था जब भी हम कोई क्वेश्चन को लिखते हैं, तो उसमें आपको क्या बेसिक चीजें, आप आई नहीं दोनों उस क्लास में, मैंने लिखा था आंसर राइटिंग क्लास में, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जिसको लग रहा है तो उसके बार देख लेना क्लास को। उसमें पहला पार्ट क्या था कि आपको क्वेश्चन की डिमांड समझनी है। तो इसमें डिमांड क्या कह रही है क्वेश्चन की? क्वेश्चन की डिमांड क्या कह रही है आपकी? सक्सेस कैसी होनी चाहिए आपकी? मीनिंगफुल होनी चाहिए। तो ये बस कीवर्ड पकड़ो आप। ये नहीं आप किसी भी तरीके से सक्सेस ले रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या गिव अप करना पड़ रहा है। और यहाँ पे एथिक्स में आप क्या गिव अप करोगे? अपनी वैल्यूज गिव अप कर रहे हो, कुछ करप्शन कर रहे हो, अपनी इंटीग्रिटी को लूज कर रहे हो। ये सब करके अगर आपको पावर सक्सेस मिल गई, तो दैट सक्सेस इज होलो। तो एक तो ये बात बता रही थी आपको। फिर एथिक्स के वर्ड्स लिखने थे, वो मैं आपको हर क्वेश्चन में बताऊंगा, अपने साइड में नोट करके चलना, या मॉडल आंसर पढ़ के उसमें लिख लेना। जैसे ये मेरा मॉडल आंसर है, मैं भी इसको पढ़ता हूँ, और मैं अपने साइड में लिख लेता हूँ वर्ड्स, कि यार ये वर्ड किसी में बॉक्स बना लूंगा मैं, कि ये वर्ड मैं यूज करूंगा। आज भी एक मेरी स्टूडेंट आई थी, मेयर्स लिख के आई है अभी वो, तो मिलने, तो उसने मेरे को यही कहा, सर जो आपने मेरे को वर्ड्स बताए थे एथिक्स से पहले, मैंने वही रिवाइज की और वही मैं लिख के आ गई, पेपर पूरा हो गया, और एथिक्स की मेरी वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये सब प्रूवन टेक्निक्स हैं जो टॉपर्स यूज करते हैं, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ।
ठीक है, तो ऐसे मैंने अभी अपने वर्ड्स लिख लोगे। आज क्वेश्चन नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अपना दिमाग लगाओ, पर घर जाके 2 घंटे इसको जरूर दो। उसमें सारे अपने क्वेश्चन में जो कीवर्ड थे उसको मार्क कर लो। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं ये कीवर्ड लिख के आऊंगी उसमें। हर क्वेश्चन से आपको एक थीम निकलेगी। ये थीम क्या है कि सक्सेसफुल कैसे होनी चाहिए, वैल्यू बेस्ड। उसके लिए हमें क्या सेक्रीफाइस करना है वो देखना है। दूसरा इसका एक अदर साइड लिखना था आपको, कई बार हमें सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है ना। हेल्दी ट्रेड ऑफ बोलते हैं उसको। जैसे आप आईएएस की आप तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए अगर हेल्दी ट्रेड ऑफ क्या होगा, आपको कहीं अपने सेक्रीफाइस करने पड़े, कई इवेंट्स पे नहीं जाओगे आप, कई बार अपने हेल्थ से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कई बार आपको लगातार पढ़ना पड़ता है। दीज आर द हेल्दी ट्रेड ऑफ, तो वो भी करने पड़ेंगे। तो वो दोनों साइड हमें दिखानी थी इसकी। अब देखो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखते हैं कि सक्सेसफुल कैसे होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। इसका मतलब यही है। मोरल कॉस्ट ऑफ सक्सेस देखनी हमें, कि हम किस कॉस्ट पे सक्सेस को अचीव कर रहे हैं। तो वर्ड क्या आ गया, मोरल कॉस्ट ऑफ सक्सेस। तो वर्ड क्या है, मोरल। तो मोरल, एथिक्स, ऐसे वर्ड आप क्या आने चाहिए। एक बच्चा लिखे कॉस्ट ऑफ सक्सेस, आप क्या लिखोगे, मोरल कॉस्ट ऑफ सक्सेस। क्योंकि पेपर क्या है, ये पेपर 4 एथिक्स है। हर एक पेपर की अलग वोकेबलरी है। ठीक है, वहां पे गवर्नेंस लिखोगे पेपर 2 के अंदर। यहाँ पे क्या लिखोगे, मोरालिटी, एथिक्स, कंपैशन। तो इसके आगे लगा दिया, ये वर्ड आने चाहिए आपके आंसर के अंदर। अब मीनिंगफुल सक्सेस क्या होती है, नॉट ओनली अबाउट अचीविंग गोल बट ऑल्सो हाउ वी अचीव देम। ये केवल एंड की बात नहीं कर रहा है, मीन्स की बात भी कर रहा है, कि आप किस तरीके से अपने गोल को अचीव कर रहे हो। ठीक है ना, तो यही कह रहा है, वट यू हैव टू गिव अप, वो देखना पड़ेगा आपको अपनी सक्सेस के लिए। यही क्वेश्चन था। और जब आप ऐसी बात करते हो कि जो ये कहता है कि नॉट ओनली मीन्स बट आपको नॉट ओनली एंड्स बट मीन्स भी देखने हैं, तो कौन करता है ये बात, कांत। गांधी जी करते हैं, वेरी गुड, मीन्स एंड एंड्स। ठीक है, कांत भी करता है, डियोंटोलॉजी। तो उसके बाद मैंने, क्योंकि अब लास्ट में हम क्या लिखेंगे, एथिकल इंटरप्रिटेशन। क्योंकि पेपर किसका है, एथिक्स का। आप एग्जामिनर को बार बार बताओगे सर मैं एथिक्स का ही स्टूडेंट हूँ, आप ही का स्टूडेंट हूँ, नंबर दो मेरे को। सारे वर्ड वही लिखूंगा जो आप चाहोगे। तो इसीलिए मैंने एक ऊपर वर्ड किया मोरल यूज। यहाँ पे फिर हमने किया कि एक्शन पे बेस्ड होगा, नॉट ओनली एंड्स। फिर यहाँ पे डाल दिया मीन्स वर्सेस एंड्स। ये सारी बात किसकी चल रही है, मीन्स वर्सेस एंड्स। इंट्रोडक्शन में आपने 2-3 वर्ड ऐसे डाल दिया, एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा क्वेश्चन तो समझ गया कि ये बात करेगा आपके मोरल कॉस्ट ऑफ सक्सेस की और मीनिंगफुल सक्सेस की। नॉट ओनली सक्सेस बट मीनिंगफुल सक्सेस, जिसमें ये सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी आपकी वैल्यूज। और एक वर्ड आता है एथिकल ट्रेड ऑफ, कि आपने सक्सेस देने करने के लिए क्या ट्रेड ऑफ किया, क्या गिव अप किया। तो ये एथिकल ट्रेड ऑफ आप लिख सकते हो। अब आते हैं बॉडी में। तो इंट्रोडक्शन में 2-3 लाइन इसमें से कुछ भी बन जाती, वो मैंने मॉडल आंसर में दे दिया आपको, वहां से देख लेना। पर आपको अगली बार जब क्वेश्चन आएगा तो ये वर्ड्स लिखने। अब देखो एथिकल इंटरप्रिटेशन क्या आएगा इसका। पहला है, इफ वन सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज ऑन इंटीग्रिटी टू अचीव फेम पावर द सक्सेस इज फॉलो। फिर आप किसी का भी एग्जांपल लिख दो जो आपको ऐसा लगता है, वो आपकी पर्सनल, हर एक बच्चा अपने एग्जांपल अलग लिखेगा, सेम नहीं लिख सकते उसमें। ठीक है, तो घर जाके इसको सर्च करना है कि ऐसा किसी ने सक्सेस अचीव की हो, पावर अचीव की हो, पर उसने कॉम्प्रोमाइज कर दिया हो इंटीग्रिटी पे, कंपैशन पे, यहाँ पे वैल्यूज आएगी सारी, ऑनेस्टी पे, तो वो सक्सेस क्या है, फॉलो है। ये आप क्या कर रहे हो, जो कोर्ट थी उसको आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो कि ऐसी सक्सेस क्या है, फॉलो है। अब दूसरा कहोगे, मैं बात नहीं कर रहा था सर ये एथिक्स में सब कह रहे हैं, डिओन्टोलॉजिस्ट थे वो भी यही कहते थे। डिओन्टोलॉजिस्ट एथिक्स क्या कहता है, इंटेंट, आपका इंटेंट क्या है, एंड एक्शन वो भी मैटर करेंगे, नॉट ओनली आउटकम। कल को आप करोड़पति तो बन गए, पर आप कैसे बने हो वो भी मैटर करेगा। ये कौन कहता है, डिओन्टोलॉजी। उनके लिए केवल आउटकम मैटर नहीं करता, किस तरीके से। और जो मोनी कहने का वो भी ठीक, गांधी जी भी कहते थे मीन्स वर्सेस एंड्स। एक पॉइंट डलेगा यहाँ पे, मैंने मॉडल आंसर में दे रखा है वो, पर मैंने यहाँ पे लिमिटेड लिखा है बस 2-3 आर्गुमेंट्स दो, कि कौन लोग ऐसी बातें करते थे एथिक्स के अंदर। वो सारी बातें आपको अपने क्वेश्चन को ब्रेक कर लो अलग अलग, तो आंसर बन जाएगा। आज पहला दिन है इसलिए डिफिकल्ट लगेगा बिल्कुल, जब तुम 50वें दिन पे होगे तो तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलने लग जाएगा। तो ये प्रोसेस है, इसको जाना ही पड़ेगा आपको। मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप सोचो कितने लोग तो कर ही नहीं रहे, मुझसे भाग रहे हैं बस, वो तो बस पढ़े ही जा रहे हैं। तुम लोग अपना दिमाग चला रहे हो, एफर्ट कर रहे हो सिंसियरली, तो तुम निकल जाओगे आगे। बस तुम्हें रेगुलरिटी करनी है। मैंने पिछले बैच में भी कहा था, जिसने 90 दिन पूरे कर लिए वो अपने आप एक बेटर रिवॉर्ड होकर आएगा, वो आंसर में कंफर्टेबल रहेगा। इस बार भी जो बच्चे बेस देख के आए, अभी रिजल्ट नहीं आया उनका, पर मैंने उनको एक हफ्ते का ब्रेक दिया है, फिर वापस काम दे दिया कि वो एक टेस्ट सीरीज और करेंगे ज्वाइन अभी। उनको प्रैक्टिस करनी है, जब तक तुम प्रॉपर आईएएस नहीं बन जाते तब तक नहीं छोड़ना है इसको, यही बनाएगा तुम आईएएस प्रॉपर। अब देखो डिओन्टोलॉजी एथिक्स हो गया। फिर थर्ड आप दोगे विर्चू एथिक्स, इसको याद करके रखो हमेशा, ये मैं बार बार यूज करूंगा, विर्चू एथिक्स, इसको कहीं भी लगा दो। हम दो चीज पढ़ते हैं, एक होता है वाइसिस, वो क्या होती है, बुरी बातें। एक होता है विर्चू या विर्चुअस, वो होती है अच्छी बातें। तो जब भी अच्छी बातें होंगी, अच्छी बात तो ये कहेगी भी अच्छे तरीके से क्या होना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए। तो विर्चू एथिक्स हमेशा इसकी बात करेगा, हाई कैरेक्टर की, ठीक है, इंटीग्रिटी की। तो विर्चू एथिक्स भी ये कहता है कि सक्सेस कैसे होनी चाहिए, अच्छे तरीके से होनी चाहिए।
तो विर्चू एथिक्स कहता है, गांधी जी कहते हैं, डिओन्टोलॉजी कहता है, और आपका अगर आप सक्सेस गलत तरीके से करते हो तो आपको वो फॉलो सक्सेस होगी। ये आपने आर्गुमेंट्स रख दिए अपने आंसर के अंदर। अब विर्चू एथिक्स तो कहीं भी डाल सकते हो, या समझ लो आलू है, सब जगह चल जाएगा, सारी सब्जी में विर्चू एथिक्स को डाल दो, क्योंकि वो यही कहेगा अच्छी काम करने हैं आपको, तो क्या दिक्कत है। तो विर्चू एथिक्स क्या कहता है, लिविंग विर्चुअसली, हमें अच्छे तरीके से जीना चाहिए, सक्सेस हमें अच्छे तरीके से लेनी चाहिए, ठीक है। नॉट बेयरली एक्सटर्नल अचीवमेंट, बस एक्सटर्नल अचीवमेंट्स मत देखो, उसको सही तरीके से करो, ये भी विर्चू एथिक्स कहता है। तो ये आर्गुमेंट्स आपने नहीं लिखी होगी पक्का गारंटी से, लेकिन आपको लिखनी है कोई, मुझे पता है फर्स्ट में कोई नहीं होता, फर्स्ट में कोई नहीं लिखता आंसर अच्छा, पर जो ग्रेजुअली करेगा लिखेगा उसका हो जाएगा इंप्रूवमेंट, क्योंकि अगली बार तुम्हें याद रहेगा पक्का, विर्चू एथिक्स भी याद रहेगा, मैंने इतनी बार बोल दिया, डिओन्टोलॉजी भी याद रहेगा, मीनिंगफुल सक्सेस भी याद, ये सब याद हो जाएगी, क्लास से पर्पस ये क्लास में याद कर लो, बाहर जाके बर्डन नहीं होना। और जो बच्चा जितना याद करता है उतना ही वो कॉन्फिडेंट फील करता है। दो स्टूडेंट एक पढ़ता ही जा रहा है, पढ़ता ही जा रहा है, अपने कंटेंट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, वो चाहे 16 घंटे पढ़ ले, और उसके कंपेरेटिव दूसरा बच्चा 8 घंटे पढ़ रहा है, पर वो अपने कंटेंट को एब्जॉर्ब कर रहा है, याद कर रहा है, स्ट्रक्चर करके पढ़ रहा है, वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहेगा, प्री के अंदर भी मेंस के अंदर भी, कम कंटेंट से ज्यादा मार्क्स लाएगा वो। ये आपको करना है भाई, ठीक है। फिर और मैं आपको डिटेल में दिखाया, तो बहुत ही इस बार मैंने आपके लिए अप्रोच बताई है, कैसे आपको अप्रोच करना था, पिछले वाले से भी अच्छा और इम्प्रूव किया इस बार मैंने मॉडल आंसर, और बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए आपको। ये सारे वर्ड मैंने लिखे हुए हैं बोल्ड करके, एथिकल ट्रेड ऑफ, मॉरल कॉस्ट ऑफ सक्सेस, है ना, वही ना सारा, तो वो आपको मिल जाएगा, कैसे इसकी एथिकल इंटरप्रिटेशन है, गांधी जी का लिख दिया, ठीक है, वो सारा हमने लिख दिया, इसमें एक दो पॉइंट और एक्स्ट्रा ही दिए मैंने, आराम से घर बैठ के इसको पढ़ना है। फिर ये भी बता दिया कि आज के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज कैसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम सब एम्बिशियस हो रहे हैं, गलत तरीके से भी अपना सक्सेस अचीव करना चाह रहे हैं, तो वो सक्सेस क्या रहेगी, सस्टेन नहीं करेगी, वो सक्सेस क्या रहेगी, होलो रहेगी। तो ये एक दो एग्जांपल आप आज के उसमें कर सकते हो, मैंने आज के एग्जांपल दिए कंटेक्स्ट में, कि एथिक्स में भी आपने करंट अफेयर डालना है, तो एग्जामिनर अप्रिशिएट करेगा आपके आंसर को, और वो भी एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत डिटेल्ड आंसर बनाए, ये आपके कंटेंट का काम करेगा। क्लासेस काम करती है केवल 60% ही, 40% आपको एड ऑन करना होता है थ्रू आंसर राइटिंग और प्री के अंदर प्रैक्टिस। तो प्री के पीवाईक्यू भी सारे कराऊंगा, उसके साथ साथ जैसे मान लो आपने इकोसिस्टम पढ़ लिया, वो तो मैंने क्लास में करवा ही दिया, फिर उसका हायर लेवल जो है वो मैं पीवाईक्यू में डिस्कस करके वो भी कवर करा दूंगा। अब आपने क्लास की होगी एथिक्स के सब बच्चों ने कल, ठीक है, चाहे कहीं से भी की हो, तो आपने बेसिक तो पढ़ लिया होगा, ये उसको टॉप ऑन करना है, आइसिंग ऑन द केक, पहले बेस बनाना जरूरी है, पहले सीधा आंसर राइटिंग कोई नहीं कर सकता, बेस आपका बन गया था मुझे पता है, अब मैं इसलिए आंसर राइटिंग पे लाया हूं आपको। ये हो गया रेलिवेंस इन टुडेस कॉन्टेक्स्ट। फिर देखो एक डायग्राम भी बना दिया मैंने साइड में, कि भाई सक्सेस भी आप दो तरीके से अचीव कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा आपका मीन्स ऑफ अचीवमेंट क्या है। अगर आपने एथिकल पाथ लिया है तो आपका क्या होगा, इंटीग्रिटी की, आपने हार्डवर्क किया है और कंपैशन से, तो आपकी सक्सेस कैसे रहेगी, लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल सक्सेस। अगर आपने अनएथिकल तरीके पाथ चूज कर लिया, जहां पे आपने चीटिंग की है, शॉर्टकट की है, करप्शन किया है, तो आपका क्या होगा, लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड फॉलो सक्सेस। उसी क्लास के अंदर मैंने पहला पार्ट क्या बोला था आपको, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, दूसरा पार्ट क्या बोला था, सब हेडिंग, जो आप बना के चल रहे हैं, सब हेडिंग, एथिकल इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट, वो क्या है, सब हेडिंग। थर्ड पार्ट मैंने क्या बोला था उस क्लास के अंदर, आप नहीं आए, थर्ड पार्ट क्या बोला था, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, ताकि मोनोटोनी ब्रेक हो। फोर्थ पार्ट बोला था कीवर्ड्स, जो ट्रेड ऑफ बोल रहा हूँ, मोरल, वो हाँ वो कीवर्ड्स है, तो ये सारे इंक्लूड होंगे आपके मॉडल आंसर के अंदर, ये आपको भी ट्राई करना है। इतना नहीं लिख पाओगे, इसका 30-40% भी कर लोगे तो काम बन जाएगा, ये तो बहुत मैंने एक्सटेंसिव लिखा है, ठीक है। तो फिर एक डायग्राम भी मैंने आपको दे दिया, अभी नहीं तो और कभी जब क्वेश्चन आएगा तो ये डायग्राम चेप देना, उसको याद कर लो, उसको आपको बस अब याद करना है, सीधा मेहनत नहीं करनी है, वो मैंने कर ली मेहनत सारी, बस आपको याद है, याद करना है। फिर मैंने इवन और केस स्टडी दी है, कैसे कैसे ब्यूरोक्रेट्स ने, इस एक आंसर में इतना नहीं लिख पाओगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं इसको यूज कर लोगे। इसका मैंने फिर भी कहा 30-40% कर लिया, काम हो जाएगा बस, ठीक है। पर आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा, ये एंश्योर करूंगा आपको, तो बस यही काम हो गया, फिर और कुछ नहीं पढ़ना आपको। अब देखो, अगर कोई बेनिफिट्स ऑफ सक्सेस ड्रिवन बाय एथिक्स, कोई एक आप ये भी डायग्राम बना सकते हैं, अगर वो नहीं बनाओगे, ये पूछा नहीं हुआ इसमें, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि भाई अगर कोई सक्सेसफुल सही तरीके से होता है उसका फायदा क्या होगा, क्यों कर रहे हैं हम सारी बातें सक्सेसफुल सही तरीके से, बिकॉज रेपुटेशन, इट विल एनहेंस द क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। आपने अगर अच्छे तरीके से सक्सेसफुल है तो सब कहेंगे यार बड़ा अच्छा है, तो आप क्या बनती है, रेपुटेशन बनती है, और आपका लोगों में ट्रस्ट बनता है। ऐसे इंस्टीट्यूशन का, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने सही तरीके से इलेक्शन कराया तो सब कहेंगे बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूशन है, तो क्या हो गया, रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट, ये वर्ड डालने आपको, ठीक है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, भले उसका नाम हो गया या कोई पर्सनल उसका नाम हो गया, लेकिन सबको पता है घपले करके बना है, तो सब उसमें क्या करेंगे भाई, होलो सक्सेस है इसकी, ठीक है ना। सस्टेनेबिलिटी, लंबे समय तक चलेगी आपकी सक्सेस। इनोवेशन एंड क्रेडिबिलिटी, फ्लरिश इन एन एथिकल एनवायरनमेंट,
क्योंकि जहां पे आपको मौका ही नहीं दे रहा उठने जाने का, गलत तरीके से आपको दबाया जा रहा है, तो वहां पे इनोवेशन नहीं होगा। जहाँ पे फेयर होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, वहां पे लोग क्या करते हैं, इनोवेट करते हैं, क्योंकि उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो ये सब फायदे होंगे, स्टेक होल्डर का ट्रस्ट, जितने भी लोग हैं उनका ट्रस्ट बनेगा। और लास्ट में एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, ये फायदे होते हैं अगर आप सही तरीके से सक्सेस रखते हो। फिर लास्ट में जो मैंने आपको कहा था, कई बार क्या होता है, हमें गिव अप भी करना पड़ता है कुछ ना कुछ अपनी सक्सेस के लिए, उसको बोलते हैं हेल्दी ट्रेड ऑफ। जैसे कि कंफर्ट जोन को आपको क्या करना पड़ेगा, गिव अप। क्वेश्चन यही था ना, मैंने अपने आप से नहीं कह रहा, मैं क्वेश्चन क्या कह रहा था, इन जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैव टू गिव अप। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गिव अप कंफर्ट जोन को, किसके बदले, हमारा वर्सेस हमारा पर्पस। हमारा पर्पस क्या है, यूपीएससी एस्पिरेंट सक्सेस, लेजर एंड पर्सनल कंफर्ट फॉर द इयर्स ऑफ डिसिप्लिन स्टडी, अ सैक्रिफाइस ऑफ कंफर्ट बट नॉट एथिक्स। एथिक्स को कंप्रोमाइज नहीं किया, हाँ कंफर्ट को सैक्रिफाइस किया है। तो कई बार सक्सेस को हमें लेने के लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। वो हो गया आपका कंफर्ट हो गया, वो हो गया आपका शॉर्ट टर्म गेन्स। कई बार हमें शॉर्ट टर्म गेन्स को भी करना पड़ेगा सेक्रीफाइस, ठीक है। ऐसे एग्जांपल, ई श्रीधर मेट्रो में रेसिस्टेड करप्शन, करप्शन वो कर लेता अगर, तो उसका तो हो जाती, एक एक महीने के अंदर करोड़ों रुपए आ गए। लेकिन उसने क्या किया, लॉन्ग टर्म का ध्यान रखा, जिससे इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन बनी। दिल्ली को मेट्रो जैसा प्रोजेक्ट मिला, जिससे बाकी सिटी ने उसको रेप्लीकेट किया। तो लॉन्ग टर्म में कंट्री का कितना फायदा हुआ, तो उसने क्या ध्यान रखा, शॉर्ट टर्म को क्या किया, गिव अप किया फॉर द लॉन्ग टर्म सक्सेस। ईगो को हमें गिव अप करना पड़ेगा, किसके लिए, टीम वर्क के लिए। तो कई बार आपने देखा होगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया एपीजे अब्दुल कलाम को, तो उन्होंने अपनी की खुद की प्रेस ना करके टीम को किया, कि इनको क्रेडिट दिया। तो उन्होंने क्या, अपने ईगो का किया, गिव अप किया फॉर द टीम वर्क। उससे सक्सेस कैसे होगी, लॉन्ग टर्म वर्क एनवायरमेंट क्या होगा, अच्छा होगा। तो ये एग्जांपल हो गए हेल्दी ट्रेड ऑफ के, जहां पे हेल्दी ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। लास्ट में आप कंक्लूड करोगे, कंक्लूजन मस्त है, क्योंकि मैंने उस दिन बताया था 3 बातें, वो वीडियो नहीं देखी जरूर देखना, यूट्यूब पे परसों आई थी। तो वो क्या था, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन होना ही चाहिए हर एक में, मस्त है, चाहे एक लाइन का कर दो। इन द अल्टीमेट एनालिसिस सक्सेस इज नॉट जस्ट वट वी गेन, बट वट वी प्रिजर्व, कितने समय तक हम उसको सस्टेन कर पा रहे हैं, ठीक है। अवर कैरेक्टर, कॉन्साइंस एंड कंपैशन, एथिकल सक्सेस रूटेड इन वर्च्यू, ड्यूटी एंड मॉरल इंटेंट मे बी स्लोअर, ये स्लो हो सकती है जो आप सही तरीके से करोगे, बट इट विल क्रिएट ट्रस्ट, वही ऊपर वाला, स्टेबिलिटी एंड ट्रू फुलफिलमेंट। पर आपको अच्छा लगेगा कि मेहनत करके हमने सक्सेस अचीव की है। मेकिंग इट द ओनली सक्सेस वर्थ स्ट्राइव फॉर, तो यही सक्सेस है जो वर्थ स्ट्राइव फॉर। और इन्हीं से कई बार क्या होता है, ऐसे आ जाता है, इसी लाइन से ऐसे आ जाएगा, तो आपका ऐसे भी रेडी हो गया, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द गुड ऑफ एन इंडिविजुअल इज कंटेंट इन द गुड ऑफ ऑल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट, हाउ कैन दिस प्रिंसिपल बी इंप्लीमेंटेड इन पब्लिक लाइफ। 2013 में आया था क्वेश्चन, ये स्टार्ट 7 मिनट्स। देखो भाई, ये भी अपने आप में ऐसे भी आ सकता है, और एक ये अपने आप में भी फिलोसफी है ना, जिसको हम उबंतु नाम से बोलते हैं, है ना। शायद मेरे फोन पे भी स्टेटस है, मतलब स्टेटस क्या, जो टैगलाइन वही मैंने ये लिखी थी पहले, तो होता भी ऐसे ही है, मतलब कि इन द वेर, हम ये हमेशा बिलीव करना चाहिए कि आपके वेलफेयर में ही सबका वेलफेयर है, मतलब कलेक्टिव जब होगा ना, मैं ये ना सोचूं मेरा वेलफेयर, अगर आप सोसाइटी का वेलफेयर सोचेंगे तो मेरा वेलफेयर अपने आप ही हो जाएगा। यही कहना चाह रहा है, द गुड ऑफ एन इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल। तो हर एक की भलाई किसी में है कि सबका भला हो, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब इसकी किसकी फिलोसफी है, पहले आप स्टार्टिंग में हिट करो सीधा एग्जामिनर को कि सर मैं समझ गया आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो आप तो कलेक्टिविज्म की बात कर रहे हो सर, तो बताओ उसको कलेक्टिविज्म, तो समझ जाएगा लड़का, क्वेश्चन समझ गया आंसर। बाकी अब कुछ नहीं पढ़ेगा वो ज्यादा, पढ़ भी लेगा तो आपको सही नंबर मिलेगी, स्टार्टिंग आपने हिट कर दिया। एक होता है बीटिंग अराउंड बुशेस, कुछ भी लिखे जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया आंसर में, वो यार इसको समझ नहीं आ रहा। आपने हिट कर दिया सीधा कलेक्टिविज्म पे, जिसका मतलब है वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज इनहेरेंटली लिंक टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। इसमें 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल का बेनिफिट कब होगा, जब सोसाइटी का बेनिफिट होगा, वो है कलेक्टिविज्म की फिलोसफी। अब पिछले वाले में हमने लिखा था एथिकल पर्सपेक्टिव, इसमें हमने वर्ड क्या यूज किया, फिलोसफिकल एंगल। अगर इसमें मैं एथिकल पर्सपेक्टिव लिख देता तो सेम वर्ड हो जाते हैं, तो फिलोसफिकल एथिकल इंटरचेंजली कई बार आप यूज कर सकते हैं। तो इस बार मैंने लिखा कि इसको प्रूव करूंगा मैं डिफरेंट फिलोसफीज के साथ, वो भी यही बात कह रही है। और वो पहली फिलोसफी कौन सी है, उबंतु फिलोसफी। ये मैंने सारा दे रखा है, वो उबंतु कहता है क्या है, आई एम बिकॉज वी आर, कि मैं एग्जिस्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम सब एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ। उबंतु फिलोसफी, इट सिंबलाइजेस इंटरडिपेंडेंस, ये इंटरडिपेंडेंस की बात करती है। सेकंड फिलोसफी किसकी है, यूटिलिटेरियनिज्म, वो भी क्या कहता है, मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए, वो भी कलेक्टिविज्म की बात करेगा। हाँ, थर्ड बात है गांधी एथिक्स, गांधी जी किसकी बात करते थे, सर्वोदय, वेरी गुड।
कि सबका उदय हो तब मेरा उदय होगा। तो ये सब किसकी बात कर रहे हैं, सारे कलेक्टिविज्म की। तो सर जो मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा था वही मैं बॉडी में फॉलो कर रहा हूँ आपको, और वो भी एथिकल वर्ड यूज करके, तब नंबर ज्यादा मिलेंगे आपको। सीधे बैठो। नेक्स्ट इज द इम्प्लीमेंटेशन इन पब्लिक लाइफ। जैसे पहले मैंने क्या कहा था, एग्जांपल यूज किया था कि रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में, इसमें क्या किया, पब्लिक लाइफ में आप कहाँ पे कलेक्टिविज्म का यूज कर सकते हो, आप बताओगे ना एज ए ब्यूरोक्रेट भी। तो अगर आप ऐसी एथिकल गवर्नेंस लेके आ रहे हो जिसमें आप इंटीग्रिटी, ईमानदारी से काम कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, उसमें सभी का भला होगा, और उसमें इंडिविजुअल का भी, इंस्टीट्यूशन का भी, सबका भला होगा। ठीक है। पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, दैट विल सर्व ऑल, ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल दे दो, दिल्ली के क्या है, मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक, जहां पे उन्होंने इंडिविजुअल के लिए नहीं, पूरे सबकी कम्युनिटी के लिए फायदे की बात सोची है। सेकंड इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी किसकी बात करता है, सारी कम्युनिटी की डेवलपमेंट की। थर्ड इज द इंक्लूसिव पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी ये नहीं को पर्टिकुलर सेक्शन को बेनिफिट कर रहे हैं या पर्टिकुलर इंडिविजुअल, वो सबको बेनिफिट कर रहे हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर मिड डे मील स्कीम। तो इसमें क्या होगा, जब कम्युनिटी की वेलफेयर होगा तो वहां से ग्रोथ होगी, फिर इंडिविजुअल का भी वेलफेयर होगा। एग्जाम्पल सी है सारे सीएसआर ना, कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जाम्पल में क्या आएगा, सीएसआर आपने आर्ग्यूमेंट दी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जाम्पल में आएगा आपका हरियाली, जो पर्टिकुलर कहीं किसी ने की है वो एग्जाम्पल में आएगा। ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स होगी सीएसआर, उसमें आप बता सकते हो कि सर यहाँ पे इन्होंने किया था और सोसाइटी का फायदा हो गया, हरियाली हो गया एनवायरमेंट में, एजुकेशन में कोई और किसी ने किया प्रोजेक्ट तो बता दो, तो फिर यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दो कि ये हुए थे, ये आर्ग्यूमेंट। ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आओ, अब केस स्टडी भी दोगे कि सर आप तो थ्योरी में छोड़ो, मैं आपको यहाँ पे केस स्टडी भी दूंगा। केस स्टडी में आप अमूल की केस स्टडी दो, जहाँ पे इंडिविजुअल फार्मर ने क्या किया था, कलेक्टिविज्म पे बिलीव करके, और सभी का फायदा हो वहाँ पे। अमूल जो कोऑपरेटिव है, ठीक है ना, आनंद गुजरात के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल फार्मर्स दे, क्या लगेगा, सॉरी एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, इंडिविजुअल फार्मर प्रोस्पेरिटी है, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, ये टाइट दोबारा आ गया, इंडिविजुअल फार्मर प्रोस्पेरिटी है ये। तो यहाँ पे क्या किया, हर एक ने अपनी प्रोस्पेरिटी को किसके साइड किया, कलेक्टिव प्रोस्पेरिटी से। अगर अमूल एज अ ग्रुप अगर ग्रो करेगा तो हम तो ग्रो कर ही जाएंगे। तो ये एक सक्सेसफुल केस स्टडी है आपकी, इसकी उबंटू प्रिंसिपल की, जहाँ पे कलेक्टिविज्म को प्रेफर किया। तो इंडिविजुअल फार्मर प्रोस्पेरिटी टाइड विद द कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ कोऑपरेटिव। तो ये ऐसे ऐसे एग्जांपल आपको ढूंढ के लाने पड़ेंगे, वो मैंने ऑलरेडी मॉडल आंसर में दे रखे हैं। जैसा क्वेश्चन है उसे वो सेट कर दो और आगे बढ़ जाओ। वहां पे इतना टाइम नहीं होता कि वहां पे आप सोच के एनालाइज कर रहे हो, 7 मिनट में खत्म हो जाएगी। अब देखो इतना टाइम कम बचता है ना, तो पहले से है ये भले ही सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग, बट आपको अपने आंसर को ऑब्जेक्टिवली फ्रेम करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग में कहता हूँ इसको, कि पहले से रेडी रहो, ये क्वेश्चन आ गया, ये थीम है, कलेक्टिविज्म की थीम आ गई, 3 एग्जांपल, 3 फिलोसफी, एक केस स्टडी, एक डायग्राम, आंसर कर दूं ऐसे। पहली वाली थीम किसकी थी आपकी, वहां पे क्या करते कि बट यू हैव टू गिव अप, ट्रेड ऑफ मीनिंगफुल सक्सेस की। तो आपके क्वेश्चन के वहां पे लिख लो, फर्स्ट थीम इज मीनिंगफुल सक्सेस, सेकंड थीम इज द कलेक्टिविज्म, क्योंकि ये थीम रिपीट होगी, अभी दिखाऊंगा 2025 का सॉल्व कराऊंगा मैं। तो जो क्वेश्चन यही आते हैं वही रिपीट हो जाते हैं वापस। पहला थीम में लिखो, पहले क्वेश्चन में मीनिंगफुल सक्सेस, कि जब भी क्वेश्चन मीनिंगफुल सक्सेस से आएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के सारे पॉइंट लिख के आ जाऊंगा मैं। सेकंड थीम लिखो कलेक्टिविज्म, कि जब कलेक्टिविज्म की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर सारे पॉइंट्स लिख के आऊंगा। ऐसे आइडेंटिफाई कर, इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। अपनी पढ़ाई को आप सिंप्लीफाई कर रहे हो, आप कम्बरसम नहीं कर रहे, आपने तो बस एक वर्ड में खत्म कर दिया। अब जब भी कलेक्टिविज्म आएगा अपने आप याद दिमाग में आ ही जाएगा। दिमाग में क्या होता है, स्ट्रक्चर बनते हैं, स्ट्रक्चर बन गया, मीनिंगफुल सक्सेस, अच्छा 1 2 3 4 कलेक्टिविज्म, अपने आप वो निकल जाएगा दिमाग से, स्ट्रक्चर बना के डालो अपने दिमाग के अंदर। फिर ये डायग्राम आएगा कि इंडिविजुअल की ग्रोथ में किसका है, कम्युनिटी का वेलफेयर। कम्युनिटी के वेलफेयर में क्या होगा, सोशल हार्मनी, सोशल हार्मनी से क्या होगा, नेशनल प्रोग्रेस, नेशनल प्रोग्रेस से क्या होगा, ग्लोबल गुड, ये ग्लोबल गुड। लास्ट में टाइम कम बचा था ना, इसलिए फास्ट बता दिया कि मेरे को भी टाइम में लिखना है, तो भी टाइम में लिखना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ग्लोबल गुड। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, वसुदेव कुटुंबकम वो भी आ सकते हैं। कि इसको साइड में बना देना कहीं पे, और वो चलता रहेगा, कि आपने डायग्राम भी डाल दिया, थ्योरी चली रही है साइड में, ये डायग्राम साइड में बनेंगे आपके यहाँ पे बॉक्स में बस, और थ्योरी साथ साथ चलती रहेगी, वहां पे 2 पेज ही मिलेंगे आपको बस। फिर लास्ट में आपको कंक्लूड करना था, थिंक बियॉन्ड सेल्फ, अपने से दूर हटके, आगे हटके हमें सोचना पड़ेगा, कंक्लूड ऐसे करना, उसी में सभी का भलाई है। ये आपका कंक्लूजन। ठीक है, हो गया, 2 थीम रेडी। अगले में आओ, ऐसे थीम रेडी करनी है, थीम रिपीट होगी वापस। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।
आज मैं थोड़ा आपको आराम से एलोबरेट करके समझा रहा हूँ, 2-3 दिन में आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आप फटाफट कर लोगे इस चीज को, क्योंकि आज मेरे को गाइड करना जरूरी है कैसे अप्रोच होनी चाहिए आपकी पढ़ाई को। नहीं तो फिर पढ़ाई अगर अप्रोच गलत हो जाती है ना, फिर इंसान गड़बड़ी करता है। अप्रोच सही होनी चाहिए। अच्छा, पहले ही पढ़ने लग गए, अभी तो मेरी पढ़ाई भी ठीक है। टाइम बचा रहे हो। चलो देखो, with regard to the morality of actions, one views that mean is of paramount importance and the other views that and justify means. Which view do you think is more appropriate? Justify your answer. 10 marks, 7 minutes, start. देखो भाई, अब क्वेश्चन देखते हैं, आप समझ ही होंगे क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। मीन्स वर्सेस एंड्स, है ना। तो कैसे तुम्हारे मीन्स होने चाहिए और एंड रिजल्ट के ऊपर। तो एक तो आप बात लिखो मीन्स वर्सेस एंड का, ये हमेशा डिबेट रहता ही है कि रास्ता सही होना चाहिए या केवल एंड पे फोकस कर ले, है ना। और ये एक और जब ऐसे फिलोसफी का एक क्वेश्चन आता है तो दूसरी फिलोसफी तो उसके कोरस्पॉन्डिंग उसको भी इंट्रोड्यूस कर दो इंट्रोडक्शन के अंदर कि सर ये डिबेट ना यूटिलिटेरियनिज्म और गार्डियन एथिक्स से भी चलता रहता है। क्योंकि यूटिलिटरिज्म ऑफर व्हाट दे से कि एंड जस्टिफाई, कि एंड अगर मैक्स से बेनिफिट हो गया तो मीन्स, जबकि गांधी कहता है मीन्स आर एज इंपॉर्टेंट एज एंड्स। तो ये भी एक डिबेट होता है इसमें, पर हमें बैलेंस करना है इसमें, है ना। कई जगह पे मीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं पर कई जगह पे एंड भी जस्टिफाइड होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स लिखने हैं, ज्यादा मीन्स के लिखने हैं, कुछ एक दो एंड्स के भी लिखने हैं। अब देखो इसमें, व्हाई मीन्स आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रिगार्ड टू द मोरालिटी ऑफ द एक्शंस वन व्यू इज दैट मीन्स इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। ये है ना क्वेश्चन। तो मैंने सब हेडिंग में क्या लिखा है, मीन्स इज ऑफ लिख के पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, यानी कि सेम वर्ड एग्जैक्टली जो क्वेश्चन में थे वही मैंने सब हेडिंग बनाई। ये इंश्योर करना है आपको हर आंसर के अंदर कि जो क्वेश्चन ने पूछा वो सब हेडिंग में आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर देखेगा अच्छा क्वेश्चन इंट्रोडक्शन हो गया, अब इसकी बॉडी में इसने आंसर स्टार्ट कर दिया, आप इसको मार्क्स देना स्टार्ट करता हूं मैं। क्वेश्चन की सब हेडिंग आपके आंसर में आनी चाहिए, वो सब हेडिंग मैंने सेम कॉपी की है। वाई, अब देखो रॉन्ग मीन्स होंगे तो क्या होगा, वाई मीन्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ, अगर आपने गलत तरीके से कोई सक्सेस अचीव किया है या कोई काम किया है, तो इफ रॉन्ग मीन्स दे इरोड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड अंडरमाइन द क्रेडिबिलिटी। अब वो क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन करता है कि यार सही तरीके से तो नहीं किया इसने, तो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी कम होती है। एग्जाम्पल, पिगेसस 5 ईयर सर्विलेंस जो था, ठीक है, यहाँ पे देवर सीकिंग द सिक्योरिटी वाया इलीगल सर्विलेंस, तो क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं की डाउन होती है। सेकंड, सस्टेनेबिलिटी ऑफ आउटकम, अगर सही तरीके से आपने आउटकम अचीव नहीं किया तो लॉन्ग सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है। इवन आपने जो वर्चुअस तरीके से किया है तो दैट विल सस्टेन। तो आउटकम बेस्ड ऑन जस्टिस, फेयरनेस एंड इंक्लूसिवनेस, ये तो सही तरीके हैं सारे। इस तरीके से अगर आपने आउटकम अचीव किया है तो इट विल लीड टू द लास्टिंग एंड सस्टेनेबल सक्सेस। नेक्स्ट इज द कैरेक्टर बिल्डिंग एंड इंटीग्रिटी। एक बार अगर आप गलत तरीके से काम करने लगे तो वो क्या होता है, एक तो इट विल प्रिवेंट द डेंजरस प्रेसिडेंट्स, ये भी होता है कि बार बार फिर उसी तरीके से करने जाते हैं, एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है कि अरे पहले भी ऐसे किया था, उसने भी किया था, तो फिर वो हमेशा गलत होता है। और दूसरा ये होता है इससे कैरेक्टर बिल्डिंग एंड इंटीग्रिटी, तो जो सही तरीके से काम करेगा उसका सही कैरेक्टर बिल्ड होता है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स है, इसलिए मीन्स इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड आर्गुमेंट देखते हैं, अदर साइड इसकी क्या है। पर कई बार हमें एंड को भी फोकस करना पड़ता है, वो कहाँ पे करना पड़ेगा देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी, ये मैंने सारा बता दिया आपको, मीन्स बाय मीन्स आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस वेयर एंड माइट जस्टिफाई द मीन्स। कई बार एंड जस्टिफाई कर देते हैं मीन्स को, वो कहाँ पे, कई बार होता है इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, इन इमरजेंसीज, है ना। देखो इन इमरजेंसी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी लगती है, तो ये बताना है आपको, एक्सेप्शनल मीन्स मे बी जस्टिफाइड फॉर द लार्जर पब्लिक गुड। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग कोविड-19 जो हमारे रूल्स थे उसको हमने बाईपास करके इंपोर्ट अपना कर लिया, या तो गलत, तो तरीका तो गलत ही था, या फिर आप ड्यूरिंग कोविड-19 लिख सकते हो शट डाउन कर दिया था हमने, फ्रीडम रूल को तो अंडरमाइन किया था ना, आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मूवमेंट को, लेकिन फॉर द लार्जर बेनिफिट। तो जहां पे कोई इमरजेंसी सिचुएशन है वहां पे हम कर सकते हैं मीन्स को, है ना, एंड को जस्टिफाइड विद द मीन्स, ठीक है। सेकंड आता है मॉरल एंड वर्सेस इमोरल लॉ, कि आपको अगर उससे मॉरल एंड मिल रहा है पर लॉ आपके अगर इमोरल है तो भी आप उसको, अब मान लो आप, ये लॉ है जो सॉल्ट लॉ आया था, गांधी जी ने ब्रेक किया, तरीका तो गलती था कि लॉ लॉ के खिलाफ गए, लेकिन उसके लिए क्या था, एंड जस्टिफाइड था, पर उन्होंने कैसे किया था, पीसफुल तरीके से किया था। ये देखो, मॉरल एंड वर्सेस इमोरल लॉ, ब्रेकिंग अनजस्ट लॉ मे बी मोरल। एग्जाम्पल, गांधीयन सॉल्ट सत्याग्रह मीन्स वर्स नॉन वायलेंट डिस्पाइट ब्रेकिंग कॉलोनियल लॉ। नेक्स्ट इज द रीसेंट प्रैक्टिस, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन द सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसीसी एंश्योर जस्टिस वेयर लॉ वाज डिस्क्रिमिनेटरी। तो ये सब चीजें आप देख सकते हो, कई बार क्या होता है, मॉरल एंड के वर्सेस इमोरल लॉ, अगर इमोरल लॉ है
तो हम वहां पे उनको ब्रेक करके मॉरल लॉ मतलब कि मॉरल एंड्स के लिए जस्टिफाई कर सकते हैं। फिर एक इसी में से आप डायग्राम बना सकते हो विच इज मोर अप्रोप्रिएट लिख के कि मीन्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में से एग्जांपल लिख के आप बना सकते हो। या किसी को ज्यादा एग्जांपल बचा है तो ऊपर अलग एग्जांपल लिख दो, इसमें अलग एग्जांपल लिख दो। तो ये एक तरीका होता है अपने आंसर को और थोड़ा अलग करना बाकी कॉपी से। फिर लास्ट में फिलोसफिकल अगर कुछ डल जाए तो ठीक है, अदरवाइज हम लिख चुके हैं। क्योंकि कांट भी क्या कहता है ड्यूटी में, वो हर एक मीन्स की बात कर ड्यूटी करनी है। गांधी किसकी बात करते थे, मीन्स की। इसको अलग कोट करते हैं, मीन्स इज लाइक अ सीड, द एंड इज द ट्री, ओनली द राइट मीन्स इज द राइट एंड। अगर मीन्स सही होंगे तभी सही एंड आएगा। फिर मैंने और एरिस्टोटल, जॉन रोल, मैक्यूले, कोई भी एक दो यूज कर दो। एक केस स्टडी दे दी आपको, ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन। अगेन इसमें से 30-40% अगर हम रेप्लीकेट कर पाए द वर्क विल बी। चलो, तो ये इसके बाहर लिख लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, थर्ड। तो यहाँ पे था इट इज द थीम इज मीन्स वर्सेस एंड्स। तो मीन वर्सेस एंड पे आएगा तो ये आर्गुमेंट्स डालनी है सारी। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 4। इसकी थीम लिखो एनवायरमेंटल एथिक्स। अब क्योंकि इस बार केस स्टडी भी आई थी एनवायरमेंटल एथिक्स में, ठीक है ना, तो एनवायरमेंटल एथिक्स से जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी आएगी, तो ये वाले क्वेश्चन के सारे आपके वर्ड्स डल जाएंगे उसके अंदर। एनवायरमेंटल एथिक्स एक इंपॉर्टेंट है, इसलिए करवा रहा हूँ उसको। What is meant by environmental ethics? Why is it important to study? Discuss any one environmental issue from viewpoint of environmental ethics. 10 marks, 7 minutes start. ये सारे याद करने पॉइंट, क्योंकि हर साल एक नया क्वेश्चन आता है एनवायरमेंटल एथिक्स के ऊपर। तो आप उसमें क्या लिखोगे वो देखना जरूरी है, और आपने क्या लिखा है वहां पे। कॉपी ले लेके क्या आती है आपसे 7 मिनट गया, करूँ डिस्कस। देखो, इसमें कितने पार्ट थे क्वेश्चन के अंदर, वेरी गुड। ठीक है, तो पहला वट, तो मैंने वट लिख दिया आपका, ठीक है, कि डिफाइन कर दिया उसको। सेकंड क्या लिखा था, तो वर्ड क्या लिखा है मैंने, इंपोर्टेंस। तो जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखा है। फिर थर्ड क्या है, एनी इशू, क्या केस स्टडी, तो थर्ड वर्ड आएगा मेरा केस स्टडी। तो जो क्वेश्चन में लिखा है एग्जामिनर को लगेगा बेटे सब इसने ठीक किया है, नंबर 2 इसको। अब देखो, ये याद ही करना है आपको, एनवायरमेंटल एथिक्स क्या होता है। इट स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनवायरमेंट। ये सब बच्चे लिखेंगे, आपने ये लिखा होगा। लेकिन आपको क्या लिखना था कि पेपर किसका है ये, एथिक्स, तो आप क्या लिखोगे, बस मॉरल या एथिकल रिलेशनशिप, वो वर्ड डाल दो जबरदस्ती। इतना करना था बस आपको, उतना में आपका आंसर डिफरेंशिएट हो जाएगा। अधिकतर बच्चे ये लिखेंगे इट स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट, आपको लिखना है इट स्टडी द मोरल रिलेशनशिप या फिर एथिकल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। ये है। फिर ये चैलेंज करता है जो आपका एनवायरमेंटल एथिक्स है, इट चैलेंजेस द एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, ठीक है, एंड प्रमोट्स द इंट्रिंसिक रिस्पेक्ट फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स एंड इकोसिस्टम। एक व्यू क्या कहता है, एंथ्रोपोसेंट्रिक, यार ह्यूमन को बेनिफिट हो रहा है वो काम कर दो। दूसरा क्या कहता है कि नहीं यार ह्यूमन को बेनिफिट भी ठीक है लेना है, लेकिन जो नेचर की अपनी भी वैल्यू है उसका भी ध्यान रखो। हर एक क्रिएचर क्या है, उसकी अपनी वैल्यू है, उसका भी ध्यान रखो। ये होती है नेचर की क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इसको बैलेंस करता है ये, ठीक है ना। केवल ह्यूमन पर्सपेक्टिव से नहीं देखना आपको सब कुछ, कि आपको बेनिफिट कर रहा है तो कर दो। वही मैं केस स्टडी में एक्सप्लेन करूंगा कैसे। अगर हम एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू लेंगे, डेवलपमेंट जो हिमाचल में भी नुकसान हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोसेंट्रिक, हमने नेचर का रिगार्ड नहीं किया। तो वहां पे ही हेल्प करता है आपको बैलेंस करते हुए। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, अब ये सारे के सारे याद करते हैं आपको, क्योंकि ये सीधे से हर आंसर में लगेगा एनवायरमेंटल एथिक्स में। पहली इंपॉर्टेंस आती है, इट प्रमोट्स इकोलॉजिकल जस्टिस। इकोलॉजिकल जस्टिस को प्रमोट करता है और नेचर की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको प्रायोरिटी देगा। एग्जाम्पल आप दोगे चिपको मूवमेंट का। चिपको मूवमेंट में अगर वहां पे पेड़ कट जाते हैं, एक नया प्रोजेक्ट आता, तो वहां पे क्या होता है, इकोनॉमिक यूटिलिटी होती है वहां पे, ठीक है, प्रोग्रेस होती। लेकिन वहां पे लोगों ने क्या किया, नेचर की जैसी जो पेड़ है उनमें जो उसकी वैल्यू है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको वैल्यू किया ओवर द इकोनॉमिक यूटिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, ऑफ दैट फॉरेस्ट, ठीक है। तो दे वैल्यू नेचर्स इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वर्थ बियॉन्ड इकोनॉमिक यूटिलिटी। तो जब हम एनवायरमेंटल एथिक्स करते हैं तो हम एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू की जगह इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेचर को प्रेफर करते हैं। ये वर्ड आनी चाहिए आपके, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, वही लिखा है मैंने। सेकंड, इट इन्फॉर्म्स पॉलिसी, पॉलिसी मेकिंग में हमें ध्यान रखेगा, यार नेचर का भी ध्यान रखना है बिकॉज एनवायरमेंटल एथिक्स है। और एनजीटी भी अपने डिसीजन लेता है इस बेसिस के ऊपर, एनवायरमेंटल एथिक्स के, कि एनवायरमेंट को नुकसान नहीं हो रहा इससे कहीं।
ठीक है, तो एनजीटी भी अपने डिसीजन लेता है और पॉलिसी मेकर्स को भी इन्फॉर्म करता है एनवायरमेंट एथिक्स की सस्टेनेबल पॉलिसीज बनाए हम, ताकि इंटर जनरेशनल इक्विटी बनी रहे। वो आगे आएगा। इट सपोर्ट्स द इंटर जनरेशनल इक्विटी। पता सब है हमें, ये सारी बातें हम पढ़ते हैं, ब्रुटलेट कमीशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर लिखा नहीं होगा, पर अगली बार लिख के आओगे सारे के सारे पॉइंट जब भी एनवायरमेंटल एथिक्स आएगा। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? एंथ्रोपोसेंट्रिक वर्सेस इंट्रिंसिक वैल्यू, ये वाला होगा। इट प्रमोट्स इकोलॉजिकल जस्टिस। सेकंड लिखोगे इन्फॉर्म्स एनवायरमेंटल पॉलिसीज। थर्ड लिखोगे सपोर्ट इंटर जनरेशनल, आने वाली जनरेशन का भी ध्यान रखना है एनवायरमेंट को बचा के, सपोर्ट्स इंटर जनरेशनल इक्विटी। फोर्थ इज द इट बैलेंसेस डेवलपमेंट वर्सेस एंड कंजर्वेशन, कि डेवलपमेंट करो पर कंजर्वेशन का भी ध्यान रखो, तो उसको बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट इज द इट्स जस्टिस, लास्ट इज द जस्टिस फॉर द नेचर एंड मार्जिनलाइज्ड। आप हमेशा देखो एनवायरमेंट से मार्जिनलाइज सेक्शन को भी लिंक कर देना, ट्राइबल्स को भी लिंक कर देना, क्योंकि जब भी ऐसे नेचर बेस्ड एरिया में जब भी कोई एक्टिविटी होती है तो वहां मार्जिनलाइज को बड़ा इम्पैक्ट होता है। पैसे वाला तो अपना माइनिंग करके चला जाएगा, वो तो कहीं दूर बैठा हुआ है, जो लोकल है उसको इफेक्ट पड़ता है। आपको अपने आंसर में ह्यूमन टच शो करना है कि आप ह्यूमन के लिए, लास्ट मैन के लिए कंसर्न हो। तो मुझे नहीं लगता शायद किसी ने लिखा होगा, अगर लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। पर आपने एनवायरमेंट में किसको लिंक किया? ट्राइब्स को, लास्ट जो वर्नेबल है उनको। तो लास्ट जस्टिस फॉर नेचर एंड मार्जिनलाइज, ये पांच के पांच पॉइंट आने ही चाहिए आपके एनवायरमेंटल एथिक्स के अंदर, तब जाके एनवायरमेंटल एथिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और दो तीन ऐड कर सकते हो, मैंने देर के बड़ा आंसर है, पर पांच मिनिमम है आने चाहिए। अब किसी ने एनवायरमेंट एथिक्स बस पढ़ लिया था, आपने आंसर लिख लिया, आपने मॉडल आंसर देख लिया, 10 कीवर्ड याद कर लिए, आपके आंसर मार्क्स आने आने हैं। कम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट कर रहे हैं बच्चे इस प्रोग्राम से, बस ये है पर्पस। इतनी तो मेहनत करनी नहीं जितनी करते आप लोग 12 12 घंटे। तरीके से कर लो 8 घंटे, तरीके से वो तरीके से बस बन नहीं पा रहा तरीका। चलो, तरीके से हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है। हम तो फोमो में लगे रहते हैं, अरे ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, वो क्या कर रहे हैं। आज तक का क्लासिक एग्जांपल है रैंक 61 फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसके पॉडकास्ट देख लेना मेरे साथ यूट्यूब पे, उसने एक ही बात की थी, आई एम नो फॉर्मो सर। जो बता दिया वो कर लिया, बस उतना ही किया है, उससे ऊपर नहीं करना। आएगा तो ठीक है, नहीं होगा पर उसको ढंग से कर लिया। पर जो फॉर्मो में रहेगा तो उसका तो बंडल बन जाएगा, यहाँ पे इतने किताब होगा, इतना दिमाग में बंडल बन जाएगा, नहीं करना है वो अपने को। ठीक है, एनवायरमेंटल एथिक्स हो गया था, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स, है ना, ये सब हमने कर लिया। थिंकर्स एंड एथिकल थ्योरीज मैंने और दिया आपके आंसर को एनहेंस करने के लिए, रीडिंग के लिए दिया, कहीं भी यूज कर लेना। कहीं ना कहीं हम कुछ बुक या कुछ थ्योरी कोट करते हैं, आंसर एनहेंस हो जाता है। और लास्ट में मैंने एक केस स्टडी दी है जोशीमठ, जो लैंड सब्सिस्टेंस का, क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट है, इसे अलग से डील किया है, इसमें एक डायग्राम बनाया मैंने आपको। ठीक है, कैसे हमने एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू को ध्यान दिया है और इकोसेंट्रिक को इग्नोर किया है, उससे क्या नुकसान हुआ है। तो दो व्यू क्या आ रहे हैं इसमें, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू वर्सेस इकोसेंट्रिक व्यू, ये सारा आप कर सकते हो। कंक्लूजन बड़ा अच्छा है, ये याद ही करना है सीधा अपने को। एनवायरमेंटल एथिक्स प्रोवाइड्स अ मोरल कंपास, इससे हमें एक मोरल कंपास मिलता है। ठीक है, फॉर बैलेंसिंग डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड जस्टिस। डेवलपमेंट भी करनी है, इंटर जनरेशनल भी होनी चाहिए, इसलिए सस्टेनेबिलिटी, और वनरेबल सेक्शन के लिए, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लिए जस्टिस भी। ये तीनों कीवर्ड आ रहे थे इसमें। अब आपको याद हो गया ना एनवायरमेंटल एथिक्स में क्या लिखोगे, डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड जस्टिस। तो आपका आंसर हो गया, एथिक्स वाला हो गया। ऊपर डाल दिया था आपने एथिक्स ऑलरेडी। ठीक है ना, मोरल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर। कंक्लूड भी किससे कर रहे हो, एथिक्स के वर्ड से, अपने आप नंबर मिलेंगे। मेकिंग इट अ सेंट्रल टू गवर्नेंस इन द क्लाइमेट क्राइसिस एरिया, ये सब चीजें हमें आपको सेंटर ध्यान में रखना है इन द क्लाइमेट क्राइसिस एरिया के अंदर। तो ये कंक्लूजन याद करके सीधा चिपका दे रहा हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेके लास्ट, जो इस बार का आया हुआ है पीवाईक्यू, है ना, करंट। देखो, क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना, वो इंटरनेट के ऊपर है, सोशल मीडिया के ऊपर है। और ये क्वेश्चन आया था 2020 में, और इस बार फिर सोशल मीडिया की थीम पे आ गया, जो क्वेश्चन नंबर 16 है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 कराऊंगा। तो जो इस बार जो बच्चे थे पहला बैच करके गए, उनको मैंने क्वेश्चन नंबर 9 करवाया था, ये वाला इंटरनेट वाला, जिसमें सोशल मीडिया के एथिक्स की बात हुई थी, और वही थीम के वर्ड उनको याद होंगे। तो इस बार जो क्वेश्चन आया है दैट इज द 2025 में, तो उसके कीवर्ड्स क्या क्या होंगे उन्होंने यहाँ पे यूज किए होंगे। तो यही फायदा, हर पेपर के अंदर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि पहले वाले क्वेश्चन से कैसे 2025 वाला क्वेश्चन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, करो इसको। इन द प्रेजेंट डिजिटल एज, सोशल मीडिया हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड अवर वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, हाउएवर इट हैज रेज्ड several ethical issues and challenges. Describe the key ethical dilemma in this regard. 7 मिनट स्टार्ट। चलो देखो, हो गया।
पहला क्या है, सोशल मीडिया, है ना। सोशल मीडिया एग्जाम्पलीफाइज द डबल इफेक्ट डायलेमा। तो एक आप कुछ कीवर्ड एथिक्स वाले डाल दो कि ठीक है, डबल इफेक्ट शो करता है कि फायदा भी कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी है। डेमोक्रेटाइजिंग कम्युनिकेशन वाइल ऑल्सो अंडरमाइनिंग जस्टिस और डिग्निटी। कई बार हम किसी के ऊपर ऐसे इल्जाम लगा देते हैं, है ना। तो आपको डेमोक्रेटाइज तो कर रहा है कम्युनिकेशन को, बट इट ऑल्सो अंडरमाइनिंग जस्टिस एंड डिग्निटी। जस्टिस कैसे? जैसे सोशल मीडिया पे हम क्या कर देते हैं, मॉब जस्टिस कर देते हैं कि ये गलत है सही है ना। तो ये सब ऐसे आपको एग्जांपल्स वहां पे लास्ट में एग्जाम्पल डाल देते हैं। अब एक बता सकते हो, क्योंकि पहला पार्ट ये क्या कह रहा है कि इट हैज रिवोल्यूशनाइज द वे ऑफ अवर कम्युनिकेशन। तो कितने यूजर्स हैं, ठीक है, कैसे डेमोक्रेटाइज हुआ है कम्युनिकेशन, इसलिए मैंने ये वर्ड यूज किया है पहली लाइन को एड्रेस करने के लिए, कॉन्टेक्स्ट को इंट्रोडक्शन के अंदर ही। फिर बता दो अराउंड 491 मिलियन सोशल मीडिया यूजर है हमारे यहाँ पे। फिर सेकंड पार्ट कहते हैं, हर पार्ट को एड्रेस करना जरूरी है। फिर सेकंड पार्ट क्या कह रहा है वो, हाउएवर इट हैज रेज सेवरल एथिकल इश्यूज एंड चैलेंजेस। उसको मैंने टैकल कर लिया एक डायग्राम के थ्रू। ये डायग्राम मुझे क्यों आ गया याद दिमाग में, क्योंकि मैंने 30 डायग्राम्स की वीडियो भेजा था आपको, उसमें एक ऐसा डायग्राम भी था। जब भी 4 फॉर्मेट्स आएंगे तो आप ऐसा डायग्राम बना सकते हो। फिर मोनोटोनी ब्रेक कर दिया आपने आंसर में कि भाई ठीक है डायग्राम बना दिया। क्या क्या इश्यूज है, मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाती है, डीप फेक्स होते हैं, ये इशू है मेंटेन करना। डिजिटल डिवाइड है, रूरल अर्बन डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड है, ठीक है। साइबर बुलिंग होती है। देन एडिक्शन हो जाता है कई बार, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द मेंटल हेल्थ। अब लास्ट ईयर क्वेश्चन डाला था यूपीएससी ने, सोशल मीडिया को लिंक किया था फोमो से। एसए के अंदर टॉपिक था, वो मेरे को अभी भी याद आ गया। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फोमो, कि फोमो के कारण मेंटल हेल्थ। यार वो कहाँ घूमने जा रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं, मैं तो गया ही नहीं घूमने। वो कितना पैकेज करी, क्या फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और यही एसए का क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने लास्ट ईयर। तो जब हम पीवाईक्यू पढ़ते हैं तो कहने की हमारे दिमाग में वो क्वेश्चन आते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं अपने आंसर में। तो इन क्वेश्चन की लाइंस, एसए की लाइन आप अपने आंसर में यूज करोगे। सोशल मीडिया को फोमो से लिंक करके पूछा था, वो मैंने यहाँ डाल दिया। फिर एक दो इसके इशू बता दो, ये एथिकल इशू आएंगे। ज्यादा सोशल मीडिया पे हम करते हैं तो प्राइवेसी वर्सेस सर्विलेंस का एक इशू आता है, ठीक है। अनचेक डेटा हार्वेस्टिंग होती है। फ्री स्पीच और सेंसरशिप का एक इशू आता है, ठीक है। ऐसे ही जो जस्टिस कर देते हैं उसके ऊपर वो उसका डाल दो। दो तीन अब इसमें डालने थे आपको डायलेमास, क्योंकि ये भी क्वेश्चन है पूछा हुआ है। फिर लास्ट में आपको बताओगे, क्योंकि सॉल्यूशन जरूरी है आपको देना, कि आप कैसे इसको रिजोल्व करोगे एथिकल डायलेमास को। तो लास्ट में इसका रेजोल्यूशन बता सकते हो, किन किन फिलोसफीज या एथिकल वैल्यूज से आप इसको रिजोल्व कर सकते हो। लास्ट में एक बार ये देख लेते हैं बस। ये सारे मैंने दे रखे, आपको प्रैक्टिस करना है घर जाके, जितने भी क्वेश्चन है सबके सॉल्यूशन है। अब देखो कैसे आप इसको रिजोल्व करोगे। एथिकल डायलेमास ऑफ सोशल मीडिया कैन बी रिजोल्व बाय एडॉप्टिंग वर्चुअल एथिक्स। आप सही ढंग से काम करो, तरीके से करो, वर्चुअल एथिक्स को फॉलो करो। मैंने कहा था ना, वर्चुअल एथिक्स हर जगह लग जाएगा। रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप हो, डिजिटल सिविलिटी हो, सिविल तरीके से आप पोस्ट कर रहे हो, किसी का सर्विलेंस नहीं कर रहे हो, उस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स हो गया, अपनी ड्यूटी आप अच्छे से कर रहे हो। कॉन्सिक्वेंशलिज्म, है ना, गांधीयन एथिक्स को आप कर रहे हो। और स्ट्रेंथनिंग डिजिटल लिटरेसी एज पर न्यू एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी भी आप स्ट्रेंथन करो, ताकि लोग बुली ना हो उस तरीके से, ठीक है, ताकि उनको ठगा ना जा सके। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन बता के फिर कंक्लूड करते हैं। ठीक है, आज इतना ही करते हैं।